हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं इन वन शॉट। तो वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो नया सब्सटेंस हमें मिलता है वो रिवर्स नहीं होता है किसी भी फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिया है कौन कौन से फिजिकल मेथड होते हैं। अब जैसे केमिकल रिएक्शंस के अगर हम एग्जांपल्स का बात करें तो ये सब हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिख दिए हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस के होते हैं। चलो आगे अब यहाँ पे हम देखेंगे केमिकल जो भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हुए तो उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको यहाँ पे टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं और पांचों से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने ही आने हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है चेंज इन स्टेट। आपको हर प्रॉपर्टीज़ के जो एग्जांपल्स हैं वो याद रखना है। तो इसमें आपको याद रख लेना, जैसे आप अमोनिया गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ अगर रिएक्ट करते हो तो इससे हमें एक सॉलिड अमोनियम क्लोराइड मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें क्या स्टेट चेंज हुआ ना, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है। इसमें और भी हमने 2-3 एग्जांपल लिख दिए हैं, याद करना होगा तो आप कर सकते हो। ये सब सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिसमें स्टेट चेंज हुआ है। आगे है चेंज इन कलर। तो इसमें चेंज इन कलर का हमने इसे एग्जांपल दे दिया कि अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट जो कि पर्पल कलर का होता है, अगर इसको हम इसमें अगर हम साइट्रिक एसिड ऐड करें या अगर आप पोटेशियम पर मैग्नेट के ऊपर नींबू डाल दो तो फिर वो कलरलेस हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, कलर चेंज हुआ। तो ये भी केमिकल रिएक्शन का दूसरा प्रॉपर्टीज़ है। ऐसे और भी हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लिख दिए हैं। जैसे सिल्वर को अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ऐड करते हैं तो हम पहले जो ये सिल्वर होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है, लेकिन बाद में फिर ये ब्लैक कलर का ये सिल्वर सल्फाइड हमें मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से और 2 एग्जांपल लिखे हुए हमने। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी आपको रिएक्टेंट साइड में कार्बोनेट मिलेगा तो याद रखना कि हमेशा हमें प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। जैसे यहाँ पे कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट है, तो जब भी रिएक्टेंट साइड में इधर वाला रिएक्टेंट होता है, इधर वाला प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट साइड में जब भी हमें कार्बोनेट मिलता है तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता ही है। ठीक है, CO2, हर हर रिएक्शन में ऐसा होता है। ओके। अच्छा हाँ, अगर आपको इसका पूरा चैप्टर को डिटेल में समझना होगा तो हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है सभी चैप्टर की, देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ, जाके आप देख सकते हो। थर्ड यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। तीसरा प्रॉपर्टी है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन क्या होता है? तो ये एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि इनसॉल्यूबल होता है किसी भी सॉल्यूशन में। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पे अगर वाटर है, इसमें आप कोई भी सॉल्यूशन ऐड करते हो, कुछ भी यहाँ पे ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे एक सॉलिड कलर का जो मतलब सॉलिड जो है प्रोडक्ट बैठ जाता है नीचे, ये सॉल्यूबल नहीं होता है। तो ये इसी को हम प्रिसिपिटेशन बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे Na2CO3 यानी कि जो वॉशिंग सोडा होता है, इसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं। इसको अगर हम कैल्शियम क्लोराइड के साथ ऐड करते हैं या फिर इसका रिएक्शन होता है तो हमें लाइम स्टोन मिलता है, जो कि ये नीचे मतलब बैठ जाता है। ये सॉलिड प्रिसिपिटेट होता है, ये इनसॉल्यूबल होता है। साथ ही साथ हमें NaCl यानी साल्ट भी मिलता है। इस तरह से 2 एग्जांपल हमने यहाँ पे और लिख दिए हुए हैं। ठीक है, याद करने के लिए हमने 2-3 एग्जांपल लिखे हुए हैं। यहाँ पे सिंबल है एक्वा सॉल्यूशन का। एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है? तो सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में घुल जाए तो उनको हम एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ प्रॉपर्टी है चेंज इन टेम्परेचर। तो इसमें आपको 2 तरह के चेंजेस के बारे में पढ़ना है। पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है इंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों को अच्छे से समझना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते ही हैं। जैसे अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बात करें तो एक्सो का मतलब होता है एग्जिट और थर्मिक का मतलब होता है हीट। एग्जिट मतलब जो हीट है वो क्या होगा, हीट जो है वो बाहर जाएगा और रिलीज करेगा, प्रोड्यूस्ड करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल देख लो तो अगर आपका हीट प्रोडक्ट साइड में इस तरह से मिलता है, मतलब हीट क्या रिलीज हो रहा है, हीट निकल रहा है, तो इसमें वो हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हीट जो होता है वो एब्जॉर्ब्ड होता है। ठीक है, जैसे इंडो का मतलब ही होता है अंदर और थर्मिक का तो हीट होता ही है।
इसमें जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, देखो हीट जो है अब कर रहे हैं, तो ये अगर इधर रहता है, ठीक है, एरो के इधर रहता है या फिर एरो के ऊपर होता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और अगर यही हीट इधर निकल जाए तो इसको फिर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसमें हीट जो होता है वो रिलीज होता है और इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब्ड होता है। ओके, अब आगे फिर यहाँ पे दिया गया है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे समझ लो। जैसे यहाँ पे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर हम सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर मिलाते हैं तो हमें NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो गैस इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शंस के दौरान गैस भी इवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जांपल है ये आप लोग मत लिखना, ये वाली एग्जांपल मत लिखना, क्योंकि इसमें गैस जो है इवॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वाली एग्जांपल मत लिखना। अब आगे फिर नया टॉपिक दिया गया है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे रिएक्टेंट। तो जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि एरो के इस साइड वाला जो भी आएगा इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और यहाँ पे आगे ये प्रोडक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा गया है गलती से, ये प्रोडक्ट होगा। और जो नया सब्सटेंस हमने जो इधर की ओर मिलता है, ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, आगे यहाँ पे है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो जो भी केमिकल रिएक्शंस होता है इसका अगर हम कोई भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसको हम कोई भी सिंबल्स या फिर फॉर्मूला के द्वारा लिखते हैं। जैसे अगर हम लिख दिए कि हाइड्रोजन गैस अगर ऑक्सीजन के गैस के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर मिलता है। अब इसी को अगर हमें सिंबल और फॉर्मूला के रूप में लिख लेते हैं तो केमिकल इक्वेशन हो गया। जैसे हाइड्रोजन का H2 लिख दिए, ऑक्सीजन का O2 लिख दिए और वाटर का H2O लिख दिए। अब आगे फिर दिया गया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो जैसे हमने अभी रिएक्शन के बारे में बात किया, जैसे मान के चलो ये वाली रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में एरो के इधर यानी रिएक्टेंट साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है प्रत्येक एलिमेंट के, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट मान के चलो Zn हो गया, जिंक हो गया, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स एक है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड के। इसी तरह से प्रोडक्ट साइड के भी अगर प्रत्येक एलिमेंट के दोनों के, जैसे जिंक का नंबर ऑफ एटम्स एक है तो दोनों साइड में इक्वल है, तो इसी को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में प्रत्येक एलिमेंट के अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर इक्वल नहीं होगा तो वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे बैलेंस्ड कर लेना, यहाँ पे अनबैलेंस्ड कर लेना। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो गई है लिखने में। अब आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। जो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है, तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। इसको याद रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस के कारण हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हम बात करें तो ये क्या होता है, तो ये ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉयड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान। अब जैसे यहाँ पे कुछ कुछ केमिकल इक्वेशन दिए गए हैं, अब हमें यहाँ पे इसको बैलेंस्ड करके दिखाना है। देखो बैलेंस्ड करने का तरीका क्या है, ऐसे आपने सीखा ही हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट में रिवीजन करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं इन सभी एलिमेंट्स को इस तरह से लिख दो। अब बस हमें इसको बैलेंस कर देना है, क्योंकि और दूसरा एलिमेंट तो इसमें है नहीं। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो एरो के इधर वाला जो रिएक्टेंट साइड होता है इधर प्रोडक्ट होता है, तो रिएक्टेंट में जितने भी यहाँ पे मैग्नीशियम के एटम्स हैं उसको काउंट करेंगे और इधर मैग्नीशियम के एटम को काउंट करेंगे। तो एरो के इधर में मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, सिर्फ एक ही हैं। इसी तरह से इस साइड में कितने हैं, इसमें भी सिर्फ एक ही है, तो ये तो बराबर है। ठीक है, मैग्नीशियम बराबर है। चलिए आगे देखते हैं क्या ऑक्सीजन बराबर है। तो ऑक्सीजन के इसमें नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 1 है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को आप खुद सोचो क्या करो, कैसे करोगे इक्वल। तो हमें हमेशा मल्टीप्लाई करके ही इक्वल करना होता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 2 2 इक्वल हो जाएगा ना। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये जो 2 हमने इससे मल्टीप्लाई किया ओ को 1 को, तो ये जो 2 है हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से 2 लिख दिए। अब अगर आप देखो तो जो मैग्नीशियम था फिर ऑक्सीजन था, एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप बैलेंस्ड करोगे तो हमेशा शुरू से मिलाते जाना, एक बार फिर से, एक बार बैलेंस्ड होगा फिर शुरू से मिलाना। अभी देखा जाए तो मैग्नीशियम इसमें 1 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में जो मैग्नीशियम है वो देखो 2 है ना, 2 है।
तो इसको क्या करेंगे, हमें 2 बनाना पड़ेगा। 2 बनाने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार ये मैग्नीशियम का था तो मैग्नीशियम में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैग्नीशियम में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मैग्नीशियम यहाँ पे था, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले से 2 लिखा हुआ था, इसको रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 एटम हो गए, यहाँ पे और भी मैग्नीशियम के 2 एटम हो गए। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है, देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम है ना, यहाँ पे 2 1 जा 2। तो इस तरह से आपका ये वाला बैलेंस्ड हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आप इसको भी बैलेंस्ड कर सकते हो। इन सब क्वेश्चंस की ट्राई आप लोग खुद से करना, मैंने बस आप लोगों को यहाँ पे तरीका बता दिया है। और भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, इसका भी आप बैलेंस करके देख सकते हो। अब चलिए आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। जितने भी टाइप्स हैं इसको अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर बनेंगे। सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में भी हमें 3 तरह के टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके बाद थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का बात करें तो ये क्या होता है, तो जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे कोई रिएक्शन, तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट टाइप दिया गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक अपोजिट होता है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अभी हम क्या पढ़े कि 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 या से फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हमें 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि जैसे अगर एक सिंगल जो भी रिएक्टेंट होगा, ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट होगा, जैसे एरो के साइड में इधर एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, जब इसको हम हीट करेंगे तो इधर 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। और थर्ड है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसमें हम सनलाइट पास करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे अभी हमने कहा कि कोई भी मान के चलो प्रोडक्ट दिया हुआ है, कोई कंपाउंड दिया है, अगर उसको हम हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन में हम हीट करेंगे, तो हमें देखो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा हमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसी तरह से कॉपर कार्बोनेट को हीट करने से कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है। ओके, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जैसे वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ये हमें प्राप्त होता है। आगे थर्ड है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसको हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, फोटोलाइसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम सनलाइट के प्रेजेंस से जो भी होता है रिएक्शंस वगैरह होता है। जैसे अगर हम सिल्वर क्लोराइड का बात करें तो सिल्वर क्लोराइड में अगर सनलाइट पड़ जाता है तो इससे क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाता है। तो ये सब सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब आगे दिया गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो डिस्प्लेस कर लेता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किसी कंपाउंड से। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, इसको अच्छे से समझ लो। जैसे मान के चलो ये इसको नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो कॉपर होता है ये आयरन से ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, कॉपर मोर रिएक्टिव मेटल होता है आयरन से। अब सर हम कैसे पहचानेंगे कौन सा लेस रिएक्टिव मेटल है, कौन सा मोर रिएक्टिव मेटल है? तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ याद किया होगा, अगर नहीं भी याद किया हुआ है तो मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ पूरा दे रहा हूँ, इसको अच्छे से याद कर लेना है। इसका याद करने का तरीका भी है, जैसे के से केदारनाथ, का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, इस तरह से याद करोगे आपको याद हो जाएगा। फिर हाई कोर्ट है आपका, इस तरह से हम याद करते हैं। ठीक है, याद करने का ही तरीका है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आयरन है ये कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो इस वजह से देखो कॉपर को ये डिस्प्लेस कर लिया है, कॉपर की जगह पे आयरन आ गया, कॉपर अलग हो गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो लेड है, ठीक है, पीबी, ये
कॉपर से ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल है, तो इस वजह से देखो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को हटा दिया, कॉपर अलग हो गया और Cl2 की जगह पे लेड आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो इसमें आयंस चेंज होता है। ठीक है, आयंस एक्सचेंज होता है दो कंपाउंड के बीच में। अभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल अच्छे से समझ लो, जैसे यहाँ पे हमने एक कंपाउंड लिया BaCl2 और एक कंपाउंड हम यहाँ पे ले लिए Na2SO4। ठीक है, ये है बेरियम क्लोराइड और ये है सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे देखो आयंस का किस तरह से डिस्प्लेस होता है। देख यहाँ पे देखो, ये जो SO4 है ये इसके साथ आ गया BaSO4, और ये जो NaCl है ये एक साथ हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ है सर, क्योंकि देखो Ba में क्या होता है, दो पॉजिटिव चार्ज होता है और SO में दो नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाला है वो एक साथ आ जाएगा, आयंस के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों डबल चार्ज वाला था, इस वजह से ये दोनों एक साथ आ गया। बिल्कुल इसी तरह से ये देखो Na और Cl जो है, Cl में एक नेगेटिव होता है, Na में एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ ये मिल जाएगा, और ये सिंगल सिंगल आयन ये बना फॉर्म कर रहा था ना, तो इस वजह से ये NaCl इस तरह से होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आयंस का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट आगे है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से भी जरूर बनेंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है पहले इसको समझ लो। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसको हम ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइज्ड भी कहते हैं। जब हम किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जब किसी सब्सटेंस में हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं या फिर हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो इसी को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, बस याद रखना है कि ऑक्सीजन या तो ऐड करना है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करना है, कोई भी एक काम। जैसे देखो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को ऐड किया, जैसे कॉपर में हम ऑक्सीजन ऐड कर दिए तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो इसमें क्या किए, ऐड किए, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चाहे यहाँ पे देख लो, इसमें क्या किए, हाइड्रोजन को हम रिमूव कर रहे हैं, हुआ गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन को हम हटाए हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या किए, ऐड किए हैं, तो ऐड करने वाले को या फिर रिमूव करने वाले, मतलब या तो हम ऑक्सीजन ऐड करें या तो हाइड्रोजन रिमूव करें, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे आते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन का ठीक अपोजिट। इसमें या तो ऑक्सीजन हम रिमूव करेंगे या तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे, हाइड्रोजन रिमूव कर रहे थे। रिडक्शन में क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। जैसे इस वाले रिएक्शन में देखो, जैसे मैग्नीशियम में देखो हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये रिडक्शन हो गया। या तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, देखो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो इसी को हम ये रिडक्शन कहेंगे। समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो एक यहाँ शॉर्ट में भी हमने लिख दिया है ताकि समझ में आ सके। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो किसी केमिकल रिएक्शंस में ये दोनों चीज़ें होंगी। दोनों चीज़ें क्या कहने का क्या मतलब है, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसका रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया तो ये रिडक्शन हो गया। इसी तरह से हाइड्रोजन में देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम क्या समझ रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन में अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही होता है तो उस तरह के रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सिंपल सा मीनिंग समझना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम रिडक्शन लेंगे, समझेंगे, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेशन समझेंगे। अपोजिट बस समझना, एजेंट अगर लग जाएगा तो अपोजिट समझ लेना। अभी जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इस रिएक्शन में अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या बताएं आपको, रिडक्शन समझना। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, रिडक्शन में अभी हम क्या बोले, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो या तो हाइड्रोजन ऐड हो। देखो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है ना। ठीक है, यहाँ से देखो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव होगा तो वो होगा रिडक्शन, और यही होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CuO, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से बस समझते जाओ। अब जैसे रिड्यूसिंग एजेंट का बात किया गया है तो ये भी उल्टा, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन लेंगे। अब जैसे ये वाली इक्वेशन है
तो इसमें देखो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन ऐड हुआ है इसमें। जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है ना। तो ये आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये जो H2 है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट हम उसको समझेंगे, ऑक्सीडाइजिंग के लिए हम रिडक्शन समझेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को हमें पहचानने के लिए बोला गया है। देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ। जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ZNO ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके। इसी तरह से अगर हमें रिड्यूसिंग एजेंट का पता करना है तो जैसे यहाँ पे ये जो कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो उसको कहते हैं रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, कहते हैं ना। अब ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उल्टा उल्टा मैंने आप लोग बताया था। ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे रिडक्शन हुआ था ऑक्सीजन का तो इसको हम किए हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो कार्बन है ये आपका है रिड्यूसिंग एजेंट। बस एक लास्ट बच गया, कैटलिस्ट क्या होता है। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करने के लिए हम उस पर इस जो कैटलिस्ट का है उसका इस्तेमाल करते हैं। और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपना कुछ भी मतलब खोता नहीं है। जैसे मान के चलो ये कोई केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शंस को और जल्दी हम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट डाल देते हैं। जिससे क्या होता है, ये जो सब्सटेंस हम कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो ये बिना कंज्यूम्ड हुए, बिना कुछ इसमें खोए, बिना जैसे मान के चलो इसमें हम 2 किलो डाले हैं, ठीक, एग्जाम्पल समझ रहे हैं, ठीक है, मान के चलो हम 2 किलो ही डाल दिए तो ये 2 किलो का 2 किलो ही रहेगा, वो कुछ भी कंज्यूम नहीं होगा, वो जैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, उसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी। ठीक है, तो बिना अपने खुद को कंज्यूम्ड किए हुए जो केमिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज कर दे, दैट इज़ कॉल्ड कैटलिस्ट। तो ये हमने आपको पूरा चैप्टर का जल्दी जल्दी रिवीजन करवा दिया है, पूरा चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। दूसरे वीडियोस में हम आगे के चैप्टर को इसी तरह से फटाफट समझेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।